नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। बंगाल उपचुनाव में टीएमसी ने बाजी मार ली है और टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज विधानसभा से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए 2 गोल किए, टीएमसी के लिए 10 करूंगा। का घटिया प्रचार किया है, जिस तरीके का नेगेटिविटी उन्होंने पैदा किया है, झूठ को एक किसी पार्टी, हाँ मेरे एक इतिहास है, मैं दूसरे पार्टी में था और एक वफादार सैनिक हूँ। मैं जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूँगा, ये भी मैं बता देता हूँ। और देखिए, अगर सीपीआईएम खुद कुछ दे सकते थे लोगों के लिए, 34 साल तो कुछ दे नहीं पाए, अगर दे सकते थे तो खुद का वोट मांगने के लिए पॉजिटिव बात करनी चाहिए थे। ये हारने, इनको मालूम था कि लोग इनके पास नहीं रहेंगे और बाबुल किया, बहुत ही घटिया कैंपेन किया। लोगों ने बहुत ज़ोर से तमाचा मारी है, यही कहूँगा। कुछ लोगों को उन्होंने ज़रूर प्रभावित किया। आप देख रहे हैं कि उनका वोट जो है थोड़ा सा बढ़ा है पहले से, मुबारक हो उनको। लेकिन इस 41% वोट के बाद जो 20,000 से ऊपर वोट से जीतना जो है, ये जीत मैं ममता दीदी को, तृणमूल कांग्रेस की संगठन को, जितने भी सीनियर नेता मुझे हेल्प किया है, अभिषेक भाई को, सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। ये माटी मानुष का जय है। और आसनसोल में भी जिस तरीके से आसनसोल ने भी प्रमाण कर दिया, साबित कर दिया कि बाबुल सुप्रियो ने जो काम किया है उसको उन्होंने प्यार दिया था, बीजेपी को नहीं। और इसी बार देखिए 1 लाख से ज़्यादा वोट से शत्रु जी जीते हैं। और इनका जो गुरूर है, बीजेपी की जो गुरूर है, जो बंगालियों को छोटा दिखाने का, उनके ऊपर जो है दूसरे लोगों को बिठा देना, उनको छोटा करना कि उनका कोई हक नहीं है। मैं अपनी बात भी नहीं करूँ, मेरे से भी अहलूवालिया जी हैं और सीनियर नेता है, कोई मोदी जी के कैबिनेट में जाने का कोई काबिल नहीं है। ये सब चीज़ जो उन्होंने किया है, बहुत बड़ा जो है जवाब तमाचा पब्लिक ने मारा है। और शत्रु जी भी बार बार मेरे साथ बात होती है, यही कहते हैं कि 2 बार सांसद रह चुके हो, तुम्हारे साथ मिलके जम के काम करेंगे। अब बहुत साल के बाद तृणमूल कांग्रेस का जो है आसनसोल सीट दीदी का, तृणमूल कांग्रेस का, माटी मानुष का हुआ है, जम के काम करेंगे वहाँ पे। घटिया पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने बाजी मार ली है। आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 3,75,000 वोटों से जीत गए, तो वहीं बालीगंज से बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल कर ली है। टीएमसी की इस शानदार जीत पर पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। ममता ने ट्वीट कर कहा कि मैं एआईटीसी पार्टी के उम्मीदवारों को निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। उन्होंने लिखा कि हमें इसे अपने माटी मानुष संगठन के लिए अपने लोगों का हार्दिक उपहार मानते हैं। आपको बता दें कि आसनसोल सीट झारखंड की धनबाद जिले की सीमा से लगी हुई है और यहां पर हिंदी भाषी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। और इसी को देखते हुए टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। देश भर में हो रहे सांप्रदायिक घटनाओं पर विपक्ष के नेताओं ने बयान जारी किया। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अन्य सहित विपक्षी नेताओं ने लोगों से और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। बयान में सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों को कड़ी सजा देने की संयुक्त अपील जारी की गई। इस बयान में कहा गया कि खान पान, कपड़ों, विश्वास, त्योहार का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है। और बयान के मुताबिक देश में बढ़ते हेट स्पीच के मामलों को लेकर हम चिंतित हैं। हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी नहीं की गई। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाल ही में देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई। हम इसको लेकर बेहद चिंतित हैं क्योंकि इन सभी घटनाओं का पैटर्न एक तरह का है। जॉइंट स्टेटमेंट में जारी बयान में कहा गया है कि धार्मिक जुलूस से पहले आग लगाने वाले नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने लोगों को संबोधित किया। आज से 4 साल पहले 14 अप्रैल 2018 को अपनी कुल देवी माता अबा देवी के मंदिर के प्रांगण से हमने इस योजना की शुरुआत की। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर 3 गाड़ियां प्रयास संस्था को डोनेट की और 3-4 डॉक्टर्स को लेकर, लैब टेक्नीशियंस को लेकर हमने ये शुरुआत की
कि पहाड़ी इलाके में बहुत दूर दूर से लोगों को जिला मुख्यालय पर अपने टेस्ट करवाने के लिए आना पड़ता है। अगर हमें लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना हो तो मेरे हमीरपुर जिला में भी कईयों को 30-30 किलोमीटर दूर से चलकर आना पड़ता है। 2-2.5 घंटे बस में बैठो, 2-2.5 घंटे वापस जाओ, फिर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ तो पूरा दिन चले जाता है। दिन की दिहाड़ी चले जाती थी, बस का किराया लगता था और फिर अगली डेट डॉक्टर की कब मिले इलाज कराने के लिए अपने आप में चुनौती होती थी। हमने इसका आंकलन किया और फिर छोटी सी गाड़ी आपने पहले देखा होगा, एक मारुति वैन से हमने उसको शुरू किया एम्बुलेंस के रूप में। वो शुरुआत की 3 गाड़ियां वो थी, पैसे नहीं थे इतने, लेकिन सोच थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन साधना पूरी थी और इस संकल्प को लेकर आगे चले। आज साधन भी है और साधना भी पूरा होने का काम हुआ है, ये इस अगले 4 वर्षों में देखने को मिला है। वो 3 ही गाड़ियां थी। आज सिकंदर जी भी आए थे, आपसे थोड़ी देर पहले हमारे राज्यसभा के सांसद बने हैं। कमलेश कुमारी जी हमारी वहां की विधायक हैं। अंबेडकर जयंती थी तो दोनों ही अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अंबेडकर जयंती के दिन हमने अंबेडकर जी को भी याद किया कि किस तरह से भारत को संविधान बनाने में उन्होंने काम किया था और उन्होंने जो स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है उसको लेकर आगे बढ़े थे। हमने उसको पूरा करने में ये कदम उठाए थे। मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि शायद हमने भी उस समय कल्पना नहीं की थी कि मात्र 3 गाड़ियों से शुरुआत करके अगले 2 सालों में हम इसको 17 गाड़ियों तक ले गए। और आज मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं, आपदा भी आई लेकिन हमारे इस प्रयास को रोक नहीं पाए और 3 गाड़ियों से बढ़कर आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ हनुमान जयंती का उत्सव मनाया गया। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद पर बड़ा बयान दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि अलग लाउड स्पीकर बजना है तो सभी का बजे और किसी एक का ना बजे। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। कपिल मिश्रा से जब देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं साफ कहता हूं कि अगर लाउड स्पीकर बजे तो सबका बजे, किसी एक का नहीं। कपिल मिश्रा ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदाई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि बीते कुछ दिनों के भीतर मुझे मां अंबाजी, उमिया माता धाम, मां अन्नपूर्णा धाम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। अब आज मुझे मोरबी में हनुमान जी के इस कार्य से जुड़ने का, संतों के समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा
देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। इस आज पूरे पावन देश भर में हनुमान जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में राम भक्त हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रामचरितमानस का भी जिक्र किया। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम भक्त हनुमान जी की वंदना आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली की प्रतिमा का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभु हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। अंजनी के लाल के जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली के भक्तों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान रामचरितमानस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति और सेवा भाव से सभी को जोड़ते हैं। उनसे प्रेरणा मिलती है कि हनुमान वह शक्ति और संबल है जिन्होंने सभी वनवासी प्रजातियों और वनबंधुओं को मान और सम्मान दिलाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करते हुए कहा कि जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का काम किया और सबको जोड़कर उन्होंने इस काम को संपन्न किया। यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना का भी जिक्र किया। हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदायी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको बताते हैं कि हनुमान जी 4 धाम परियोजना की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। हनुमान जी 4 धाम परियोजना की पहली मूर्ति 2010 में शिमला में बनाई गई थी। देश के दक्षिण में रामेश्वरम में हनुमान जी की तीसरी प्रतिमा पर काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 5 फरवरी को हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया था। ये मूर्ति 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे 1000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसको बनाने में सोना, चांदी, तांबा, पीतल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की अहम बैठक बुलाई और मीटिंग के लिए सोनिया गांधी के आवास पर कई बड़े नेता पहुंचे। इन बड़े नेताओं में अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन का नाम शामिल है। इनके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मीटिंग में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन वहां पर दी है और उस प्रेजेंटेशन के बाद कांग्रेस ने एक टीम बनाई है जो उस प्रेजेंटेशन पर विचार विमर्श करेगी। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। उसके बाद प्रशांत किशोर को लेकर किसी तरह का फैसला कांग्रेस के द्वारा लिया जाएगा। बिहार में बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने शनिवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 35,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को 82,116 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बेबी कुमारी को सिर्फ 45,353 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार के पिता मुसाफिर पासवान का निधन हो जाने के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर 2020 में मुसाफिर इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। वीआईपी करीब एक महीने पहले तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रही थी। जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है और यह जो चुनाव हुआ है आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। आज तक के इतिहास में आज तक इतना बड़ा मैंडेट जनता ने किसी को नहीं दिया था, लेकिन जनता का आशीर्वाद और आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। जनता के बीच में ही रहा हूँ और बाबू लोग शहर से गाँव से शहर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गांव आया हूं, तो ये बाबूजी की सीख रही है कि बेटा सामाजिक जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार, सामाजिक जीवन, आप इसको जोड़ के चलें। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सीख है, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जनता के द्वारा भी जो मुझे मैंडेट दिया गया, इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तमाम जनता आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहां पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूंगा। जो मैंडेट आज आपको दिया है बोचहां की जनता ने, हर राउंड में आप आगे रहे हैं, अब आगे आपकी क्या रणनीति है? जी ज़रूर, रणनीति यही है कि जनता के बीच में जाके जनता का समाधान, जो उनका जो परेशानियां हैं, उनके द्वारा ही पूछ के सामूहिक रूप से समाधान करने का रहा है। अमर जी, एमवाई पार्टी से अब A to Z की पार्टी हो गई है, इसको कैसे कहां तक के लेके जाएंगे? ज़रूर, आज यहाँ पे जो समीकरण बैठा है, लोगों ने एक ईमानदारी के लिए एक नौजवान के प्रति इतना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना विश्वास जताया। तो मैं आप लोग के माध्यम से उन तमाम जनता को भी कहना चाहूँगा कि यह भरोसा जताते हुए एक नौजवान और तमाम हमारी पार्टी में विश्वास जताएं। आपको मान सम्मान देने का काम हमारा है। यहाँ पे आके लोगों को भ्रमित करने का काम क्या है? मैं उन तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री जैसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब अपना विश्वास जताते हुए, जो आपने जनता के ऊपर भरोसा मतलब उन्हें बातें बताई थी, उसमें पुनः आपका योगदान करने का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एफएम न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की मति काम नहीं कर रही है, इसलिए वो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं और सपा से सब अलग हो रहे हैं। सबको बहुत बधाई। सब लोग आए थे। कोई भी समाज विकास संगठन आवश्यक होता है, समाज संगठित है, लेकिन समाज भाजपा के 2024 में आपने कहा कि कायस्थों के साथ ही मिलाएंगे, किस तरह से हमारे साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सपा की रणनीति क्या है? सपा वाले बताएंगे समझ रणनीति। बिल्कुल ऐसे सपा की रणनीति सपा वाले ही बता पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होती है 2024 में क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जिस तरह से कायस्थों का साथ उन्होंने बताया कि मेरे साथ है और आगे भी लोकसभा में रहेगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि लोकसभा चुनाव में किसका बहुमत रहता है। कैमरा पर्सन राजेश, मैं
पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने एफएम न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी 2022 में जिस तरह से जीत दर्ज की है उसी तरह 2024 में भी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और कायस्थों का वोट बीजेपी सरकार के साथ हमेशा रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। हमारा भी सिद्धार्थ नाथ जी है जो पूर्व हेल्थ मंत्री भी रहे हैं। इनसे कहना है कि 2024 की रणनीति क्या होगी और आज क्या सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या सम्मेलन था और 2024 की क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी की तो रणनीति साफ है और उसके साथ कायस्थों की भी साफ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाना है। लगातार अखिलेश यादव के बयान उल्टा सीधा आ रहे हैं, जिसे अभी बात कर ली जाए लूट हुई थी लखीमपुर में। उन्होंने बताया कि गमछा जो पहने हुए थे भगवा तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी अब बौखलाए हुए घूम रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि 2014 निकला, 2017 निकला, 2019 निकल गया, 2022 निकल गया और अब बौखलाहट इतनी है कि 2024 भी उनका निकल गया। शिवपाल यादव जी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी भाग कर दी है। 19 अप्रैल को कहा जा सकता है कि वो भाजपा में आ सकते हैं। क्या लग रहा है भाजपा में आएगा? जब वो आएंगे तो उस समय चर्चा करेंगे आपसे। बिल्कुल कहते हैं हमारे सामने सिद्धार्थ जी उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल जी आएंगे उस समय चर्चा करी जाएगी। देखने वाली बात यह होती है कि सपा का दामन छोड़कर क्या एक बार वो भाजपा का दामन थामने, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, एफएम न्यूज लखनऊ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।